Start. Attention. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के पहले चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। ये भी आप 10th में पढ़ के आए हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्ट करना मतलब रोकना, बाधा। किसी भी ऑब्जेक्ट से जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह अपने से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का अपोज करता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को आगे बढ़ने से रोकना, इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से रोकना। ये लगभग हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये गुण पाया जाता है। रेजिस्टेंस को हम कहते हैं, जैसे रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो समझ लीजिए। उससे आपका स्पीड क्या होता है? कम हो जाता है। रेजिस्टेंस को आप जाम समझ लीजिए। कहीं जाम लग गया तो क्या हो गया? अब आपका स्पीड घट जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? आपका एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण। रेजिस्टेंस इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस। हर ऑब्जेक्ट के अंदर का एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अपोजेस, ये अपोज करता है, विरोध करता है किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी किसका? सब्सटेंस का। कैसा प्रॉपर्टी? एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने से फ्लो होने वाले, प्रवाहित होने वाले, पास करने वाले इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिक चार्जेस का अपोज करता है। उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इसका डिफिनेशन है। क्या रेजिस्टेंस कंडक्टर में होगा कि नहीं होगा? होगा, कम होगा। इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होगा। इंसुलेटर में ऐसे एक सुपर कंडक्टर भी आपको बताया गया था। तो ऐसा सब्सटेंस तो अभी तक मिला नहीं, इससे हम कंडक्टर को ही ठंडा करके ही सुपर कंडक्टर बना रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस क्या है? इज इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है ऑफ किसका? ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का। कैसा प्रॉपर्टी? ड्यू टू विच, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट करेंगे R से, डिनोटेड बाई कैपिटल R, या कहीं कहीं पे स्मॉल r भी लिखते हैं। इसका सिंबल याद है आप लोगों को? सिंबल, इसका सिंबल है वो जिग जैग लाइन बनाते हैं, जिग जैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। यही सिंबल हो
और उसमें तीर लगा रहे हैं, एक एरो लगा रहे हैं, ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसका मान फिक्स होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू एक फिक्स होगा। और इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान बदलता रहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के एक फॉर्मूले ओम्स लॉ से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप 10th में पढ़ा है, यहाँ भी मैं आगे पढ़ाऊँगा। ओम्स लॉ, V बराबर क्या था, आई आर, इससे आप निकालें तो V बटे आई आ रहा है। V क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज, वोल्टेज बाई करंट, बाई ई करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस करंट, दैट इज आई हो गया, V बाई आई। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये रेशियो ही रेजिस्टेंस होता है। आप बताइए रेजिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर? क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है ये। इसका यूनिट भी याद होगा आपको और डायमेंशन भी याद होगा, है ना। चलिए जल्दी से इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल के दिखाइए, इतना लिख लें और फिर यूनिट और डायमेंशन निकालने का कोशिश करें। देखने दीजिए बोर्ड को सही से। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखा, R इक्वल V बाई आई, यहीं से इसका यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। SI यूनिट बताया जाए, SI यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए फॉर्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस का V का पढ़ा आपने वोल्ट, करंट का पढ़ा एम्पियर, और वोल्ट बाई एम्पियर को ही ओम कहते हैं। ओम ने ही ये लॉ दिया है, ये फॉर्मूला दिया है, इसलिए उसके सम्मान में ओम कहते हैं। सिंबल में ओम को आप ये ओमेगा जैसा दिखा लिखते हैं, ओमेगा से ओम। 1 वोल्ट बाई एम्पियर इज इक्वल टू द 1 ओम। 1 वोल्ट पर एम्पेयर ही आपका क्या हुआ दोस्तों, 1 ओम कहलाता है। डायमेंशन निकाला जाए, डायमेंशन ऑफ R, पोटेंशियल का डायमेंशन आपने जो पढ़ा था ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स, बाई फिर करंट का I डालें तो ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स 2, या I की जगह पे आप A भी लिख सकते हैं। अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कारकों पे निर्भर करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसका हिंदी होगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वाले कारक। इसमें से सबसे पहला होता है लेंथ, लंबाई।
ये देखा गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा होता है नेचर, नेचर प्रकृति, और चौथा होगा टेम्परेचर। How many factors? There are 4 factors. कुछ लोग क्या सिर्फ छपाई मशीन सब है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। रूल भूल गए आप लोग, अभी लिखना है, पहले समझना है, पहले समझिए बाद में लिखिएगा। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? एक लेंथ पर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तीसरा नेचर, और चौथा है टेम्परेचर। सबसे पहला क्या है? लेंथ। लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ घटेगा, जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। एक तार को काट के छोटा कर दीजिए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। और लेंथ के घटने से, मैंने कहा था रेजिस्टेंस को आप समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए? जाम समझ लीजिए। रोड पे जाम लगता है ना, क्या समझ लीजिए इसको? जाम, प्रतिबाधा। तो अगर रोड लंबा हो तो जाम भी लंबा होता है। NH का जाम घंटों का जाम होता है, 5-5 घंटा 6-6 घंटा लोग फंसा रहता है। जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ेगी जाम क्या होगा? बढ़ेगा। कि सब तरह से गाड़ियाँ आ रही है तो जाम क्या होगा? बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस को आप क्या समझ लीजिए? जाम। तो रोड जितना लंबा होगा जाम उतना ज़्यादा होगा। और देखिए एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। एक पतला तार है, एक मोटा तार है, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? पतले तार का। जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए जहाँ पे रोड पतली होती है, एरिया कम होने का मतलब रोड वहाँ पे पतली है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है जानते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में कट किया जाए। जैसे ये मार्कर है ना, ऐसे रख दिया और बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको हम लोग पीस बना रहे हैं। छोटा छोटा क्या बना रहे हैं? पीस बना रहे हैं। तो हर छोटे पीस का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। यहाँ हम लोग सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं। कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जनरली तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? उसको काटेंगे, जैसे ये तार है इसको कट करेंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वेरी गुड, वो एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल, वृत्त बनेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। पाई आर स्क्वायर पुट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका सर्कल का एरिया हो जाता है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पहला बताया गया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया के जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लंबाई बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लंबाई घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। उल्टा हो रहा है, जितना मोटा तार होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जितना पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो एरिया बढ़ने से दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब एक बढ़े तो दूसरा घट जाए। एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाए। रोड अगर कहाँ पतला हो तो जाम ज़्यादा लगता है, रोड चौड़ा अलग हो जाए क्या होगा? जाम लगेगा, घट जाएगा ना जाम।
तो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब यहाँ पे चौड़ाई आप बढ़ा रहे हैं, रोड की चौड़ाई क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा। चौड़ाई बढ़ने से क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो जाम क्या लगेगा, नहीं लगेगा या कम लगेगा, मतलब प्रतिरोध क्या हुआ, घट गया। जाम घटा, रेजिस्टेंस घटा, ठीक है ना। इस तरह से आप जाम से समझिए तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, नेचर। आप जानते हो कि हर ऑब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है। जैसे लकड़ी है, ये बैड कंडक्टर है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। इस तरह से कॉपर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, चांदी की बात करें तो उसमें और भी कम होगा। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस का मान अलग अलग होता है। इस नेचर के लिए यहाँ पे अभी हम एक दोनों को मिलाएंगे, एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला निकालेंगे, वहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो उसके नेचर को दिखाएगा, उसको दिखाएगा नेचर को। और किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होगा, फिक्स मान होगा। ऑब्जेक्ट फिक्स ले लें, कॉपर ही ले रहे हैं, तो फिर वहाँ पे है ना वो जो कांस्टेंट आएगा उसका फिक्स मान। लेकिन जैसे ही मटेरियल बदल जाएगा, लोहा ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, है ना, सोना चांदी सिल्वर गोल्ड, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसको भी अलग से बताया जाएगा कि किसी भी कंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ठंडा करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। उसी को कम करते हुए हम लोग सुपर कंडक्टर पढ़ा था पहले चैप्टर में, कि कंडक्टर को ठंडा करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, घटते घटते लास्ट में 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। चलिए पहले इतना नोट कीजिए आप। अब हम लोग दोस्तों रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला निकालेंगे। एक तो फॉर्मूला देखा ही V/I, एक और फॉर्मूला भी जो आपने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस दोनों से एक और नया फॉर्मूला बनेगा। इसको नोट में देखें, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को कंपेयर्ड कीजिए फ्रॉम, एक आर लिखें, इधर L/A होगा। रूल मालूम है ना, जो कॉमन हो एक लेते हैं, जो कॉमन नहीं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट या रॉ लाएंगे, वेयर रॉ इज कांस्टेंट, जिसका नाम विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो R का फॉर्मूला हो गया रॉ इंटू L/A। साइन को क्या पढ़ते हो, रॉ पढ़ते हैं। यही नेचर के लिए आया, ये जो कांस्टेंट आया है नेचर के लिए। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए तो फिक्स होगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बदल जाएगा रॉ का मान बदल जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, R बराबर रॉ इंटू L/A। ये फार्मूला अभी आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस का फार्मूला। कोई भी वायर कंडक्टर दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया रॉ इंटू L/A। अब यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आ गया रॉ। रॉ का क्या नाम है दोस्तों, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और दूसरा नाम स्पेसिफिक ये क्या है। अब इसका डिफिनीशन चाहिए हमको, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कह सकते हैं, प्रतिरोधकता।
इसका क्या डिफिनेशन होगा, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है। तो आप इसका फॉर्मूला यहीं से फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए दोस्तों, आर का फॉर्मूला है रॉ इंटू एल बाई ए, इससे रॉ निकालिए तो रॉ इक्वल क्या होगा, आर ए बाई एल होगा। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग एरिया को 1 लेते हैं, लेंथ को 1 लेते हैं, एरिया भी 1 मानते हैं, लेंथ भी 1 मानते हैं, तो रॉ इक्वल क्या बचेगा, आर बचेगा। तो रॉ क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसकी लंबाई कितनी ले लें, 1 मीटर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर। तो उस उतने ही टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही इसका डिफिनीशन होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या क्या डिफिनीशन होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दूसरा नाम तो वहाँ पे लिखा हुआ है ही, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई रॉ। रॉ का फॉर्मूला क्या देखा दोस्तों, आर ए बाई एल। इसका यूनिट क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, फिर लेंथ का मीटर, एक कैंसिल हो गया तो ओम मीटर। डायमेंशन क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होता है दोस्तों, अभी ना पढ़ा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2 और मीटर है ओम मीटर, यहीं से निकालिए ना इसका एल, तो क्या हो जाएगा एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर, और डायमेंशन हो गया एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2। ओके, तो ये है आपका यूनिट और डायमेंशन, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया, द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक बार फॉर्मूले को देखें। ये दो बातें आपने अभी पीछे पढ़ा था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिलाने का तरीका, जो कॉमन हो एक लिखेंगे, जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बैग में था तुम दिखा के रखे थे, भूल गया तुम। और कांस्टेंट यहाँ पे रॉ लाएंगे, रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसके बाद हम लोगों ने रॉ का फॉर्मूला निकाला, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो रॉ का फॉर्मूला आर ए बाई एल आया। अब एरिया 1 ले, लेंथ 1 लें, एरिया को 1 लेंथ को 1, तो रॉ इक्वल आर के। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद। एक बार